पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फेस। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट हाजी मोहम्मद इमरान अंसारी, जिनके बारे में हम जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी की शुरुआत किस तरीके से हुई, किस तरीके से उन्होंने मोमिन कॉन्फ्रेंस के साथ वो कनेक्ट हुए, क्या क्या उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहे। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम टू फेस सर। आप मुझे बताइए कि आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किस तरीके से कारोबार में भी कदम रखा, किस तरीके से मोमिन कॉन्फ्रेंस से आप कनेक्ट हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मोमिन कॉन्फ्रेंस की बात है, तो मोमिन कॉन्फ्रेंस की जो एक्टिविटीज़ की बात है, ये हमारे ख़ानदानी, हमारे वालिद जो हैं वो भी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहे और बहुत अरसे उन्होंने जो मौलाना हमारे ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब के जो फॉर्मर मिनिस्टर है, उनके साथ उन्होंने काम किया। वो प्रेसिडेंट रहे उस वक्त। उससे पहले अब्दुल कलीम अंसारी साहब जो मोमिन कॉन्फ्रेंस का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है, उनके साथ भी काम किया। तो मोमिन कॉन्फ्रेंस का जो ताल्लुक़ है वो हमारा एक तरह से ख़ानदानी ताल्लुक़ है। तो बचपन से हम देखते चले आ रहे हैं इस सब चीज़ों को। तो उसके बाद में वाली साहब के बाद में जो है वो सोशल एक्टिविटी जो है वो ये समझ लीजिए हमारे मिजाज में थी, तो वो हमने आगे शुरू की। तो ज़िला लेवल से, ब्लॉक लेवल से मोमिन कॉन्फ्रेंस के अंदर काम किया। अच्छा, वाली साहब हमारे कांग्रेस के साथ भी जुड़े हुए थे, क्योंकि मोमिन कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस पार्टी का जो है वो एक चोली दामन का साथ रहा है। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई जब लड़ गई कांग्रेस में, उसमें ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने भी जो है बराबर उसमें साथ दिया। क्योंकि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जो 1925 में इसकी स्थापना हुई, तो तकरीबन 100 साल पुरानी तंजीम संस्था है ये। तो इस वजह से गांधी जी ने जो है मोमिन कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के साथ हमेशा रखा। तो ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस का और मोमिन कॉन्फ्रेंस का जो नाता है वो एक बड़ा पुराना नाता है। इसलिए हम लोग वही उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने कांग्रेस में काम शुरू किया। कांग्रेस में जो ब्लॉक लेवल पे काम किया और मोमिन कॉन्फ्रेंस में। तो धीरे धीरे जो भी एक्टिविटीज बढ़ती गई और जो जिम्मेदारियां लोगों ने हमें, पार्टी ने दी, तंजीम ने दी, वो लेते गए और काम को आगे बढ़ाते गए। आज क्योंकि मैं ऑल इंडिया लेवल पे भी मैंने काफ़ी अर्से काम किया, मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा। अभी पीछे कुछ दिनों 4-5 साल पहले दिल्ली की थोड़ी सी हमारी तंजीमी जो ढांचा था वो थोड़ा गड़बड़ा रहा था। तो ऑल इंडिया लेवल पे सब मशवरा हुआ कि भाई इमरान साहब, आप जो है दिल्ली को थोड़ा सा एक्टिव करना है, तो आप दिल्ली के प्रेसिडेंट। तो इस करके दिल्ली का प्रेसिडेंट मैं बना। उसके बाद में एक्टिविटी चल रही है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके साथ जोड़ दी गई। आप जैसे घर में ही, जैसे बच्चे को जो शुरुआत से सिखाया जाता है, वो आपके साथ आपने जो देखा वो जुड़ा आपके साथ, आपने वो जिम्मेदारियां निभाई। तो इन जिम्मेदारियों में आपको कारोबार में किस तरीके से आप रहे, और उसके साथ साथ आप मोमिन कॉन्फ्रेंस को भी साथ में लेकर चल रहा है, तो इस चीज़ को आपने कैसे लेवल किया? देखिए, ऐसा है कि हमारा बिजनेस है शुरू से सदर बाजार के अंदर काफ़ी अर्से से है, बहुत पुराना बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं परेशानी तो आती है जब आदमी, अगर बिजनेसमैन कोई आदमी अगर सोशल एक्टिविटीज़ में या पॉलिटिकल उसमें लगता है, तो परेशानी तो आती है। हमारे साथ भी आई, काफ़ी उतार चढ़ाव भी आया, लेकिन उसको बैलेंस करके जो बिजनेस में वक्त देना था बिजनेस में भी दिया, और जो वक्त निकाल सकते थे वो हमने तंजीम के लिए और पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए निकाला और मतलब काम करा। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी ज़्यादा परेशानी नहीं आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का बड़ा करम है कि दोनों चीज़ें जो है मेंटेन होती चली गई। और एक 2003 में मैंने यहाँ कांग्रेस से एक MLA की चुनाव के लिए टिकट मांगा था। तो उस वक्त पार्टी के अंदर थोड़ी सी हमारी वो हुई, नाइत्तफाकी हुई वो टिकट को लेके। तो 2004 में पार्लियामेंट आ जाता है यहाँ दिल्ली के अंदर। सिलसिला इस तरह है कि 2003 या कोई भी MLA होते हैं, विधानसभा होती है, उसके बाद में 6-7 महीने बाद में पार्लियामेंट हो जाती है। तो 2004 में जब पार्लियामेंट आया तो मैं नाराज़गी थी। मैंने जो है वो हमारी दिल्ली स्टेट पिछले तकरीबन 30 सालों से
वो वहाँ मिनिस्टर है हमारे क्षेत्र में, और कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता है, मिनिस्टर। तो उनके साथ में मैंने अपना जो सियासी सफ़र उनके साथ ही शुरू किया था। अब वो उन्हीं से हमारी नाराज़गी हुई। जब नाराज़गी हुई कि भाई आप MLA, इतने टाइम से हम आपके साथ लगे हैं, और मुस्लिम पॉपुलेशन की जब बात आ रही है तो आपने क्यों कहते हैं इसको, आपने मतलब बात को नहीं मान रहे। क्योंकि मेरी जो लड़ाई जमा ये थी, हमारा जो क्षेत्र है सदर बाज़ार का, उसमें पिछले 60 साल से, बल्कि यूँ समझिए अब तो 70 साल हो गए, 70 साल में कभी भी कांग्रेस पार्टी ने किसी मुस्लिम नुमाइंदे को नहीं उतारा। अच्छा। जी, पार्लियामेंट में या विधानसभा में। तो मेरी उस वक्त, मेरी और मेरे तमाम साथियों की ये डिमांड थी कि यहाँ पे विधानसभा के अंदर जो है वो आप किसी मुस्लिम नुमाइंदे को दें। उसी के ऊपर बात जो है डॉक्टर साहब से कुछ नाराज़गी हुई। वो नाराज़गी का असर ये हुआ कि 2004 आते आते उससे पहले हमने पार्टी छोड़ दी, और समाजवादी पार्टी से मैंने पार्लियामेंट चुनाव जगदीश टाइटलर साहब के खिलाफ ही मैदान के अंदर में उतर गया। तो उस वक्त ये थे कि विजय गोयल BJP से थे, और जगदीश टाइटलर कांग्रेस से, और इमरान अंसारी जो है समाजवादी पार्टी से। तो तिकोना मुकाबला हुआ और बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा गया। तो ये मैसेज चला गया ऊपर हाई लेवल तक, सोनिया जी तक मैसेज चला गया। तो 2-4-5 महीने बाद ही सोनिया जी ने फिर आप बुलाया, बुलाने के बाद में जो है प्रदेश के अंदर मुझे जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी में दी। 2006 की बात है। और क्योंकि नाराज़गी इसी बात के लेकर थी कि इतने अरसा कांग्रेस पार्टी को वोट देते देते यहाँ पे हम लोग ने, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है हमारी, और तकरीबन 30% मुस्लिम पॉपुलेशन होती है उस सीट पे हमारी, उसके बावजूद आप जो है पार्टी जो है वो किसी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतार रही है। तो वो एक नाराज़गी की वजह से इलेक्शन लड़ा। तो वो बहरहाल उसका नतीजा ये हुआ कि वो मैसेज चला गया, और सोनिया जी ने बुलाया। फिर 2005 में रामबाबू शर्मा जी को जब अध्यक्ष बनाया, उनके साथ ही मुझे दिल्ली प्रदेश के अंदर उन्होंने बनाया, और हम उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी में आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी जो उसकी विचारधारा है, उसके जो लीडर हैं, वो ऐसे कुछ सामने मसाइल आ जाते हैं जिसके ऊपर वो नज़रअंदाज कर देते हैं। और वो नज़रअंदाज करने की वजह है कि आज तकरीबन मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस पार्टी का ये हाल है। हालांकि हम लोग कांग्रेस पार्टी में आज भी हैं और काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इतने लंबे सफ़र में बहुत अच्छा आपका सफ़र रहा, जैसा आपने अभी हमें बताया, लेकिन सुनने में अच्छा है, लेकिन जब आपके ऊपर बीती होगी तो बहुत सारी मुश्किलात भी आपके सामने आई होंगी। तो उनको किस किस तरीके से आपने फेस किया, या क्या क्या ऐसी जो है कि यादगार रहीं? अच्छे लम्हे होते हैं, बुरे लम्हे भी होते हैं, तो कुछ आप मुझसे शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। देखिए, ऐसा है ना कि जो मेरा अपना क्षेत्र है, जो इलाका है, वहाँ तकरीबन जितने लोग भी हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान अंसारी जो है वो एक ऐसी शख्सियत है कि जो वो बात कहते हैं वो एक तो बड़ी सीधी और सच्ची बात करते हैं। कोई बात हमारे यहाँ ऐसी नहीं होती है कि जो मेरी ज़िंदगी जो है खुली किताब है, बड़ी साफ। मैं जितने लोग भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, हमारे जो लोग भी हैं, मोमिन कॉन्फ्रेंस में लोग हैं, सब लोगों को मालूम है। जो पार्टी के अंदर भी हमारे लीडर, उनको ही मालूम है, क्योंकि हमने हमेशा पार्टी को कुछ दिया है, पार्टी के लिए, ये तंजीम को कुछ दिया है। हमेशा हम खर्च करते हैं पार्टी के लिए, तंजीम के लिए खर्च करते हैं, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है जी। तो सबसे बड़ी बात तो ये लोग समझते हैं इस बात को, इसलिए वो लोग कोई उंगली नहीं उठा पाता कि भाई ये क्या है। अगर कोई काम हम करें, अब मैंने जो अभी आप जैसा आपको बताया कि इलेक्शन की बात आई, वो मेरा ज़ाती मसला नहीं था जी। इलेक्शन की बात जो थी वो ज़ाती, वो मसला था मुस्लिम कौम का, मुस्लिम पॉपुलेशन का मसला था कि भाई हम एक MLA आप हमारे को यहाँ दो जी। और ये सब जानते इलाके के अंदर, मैंने अपने लिए टिकट कभी भी नहीं मांगा था पार्टी में, मैंने हमेशा कहा कि मुस्लिम को दे दो। लेकिन जब वो उन्होंने उसका जवाब ही दिया कि मुस्लिम को नहीं देंगे, मुस्लिम नहीं जीतेगा, ये इस तरह की बात, तो तब जाके वो ये कदम उठाना पड़ा कि भाई ठीक है, हम हाँ, हम जब लड़ रहे हैं तो हम कैसे लड़ते हैं। और देखिए, उस वक्त मुलायम सिंह जी ने सिर्फ दिल्ली के अंदर एक वाहिद में पार्लियामेंट का टिकट दिया 7 में से। हाँ, वरना उन्होंने दिल्ली में मना कर दिया था कि लड़ाएंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझे टिकट दिया, और दिल्ली में एक ही सीट लड़ी थी उस वक्त समाजवादी पार्टी की, समझे। देखिए, तो बात ये है कि तंजीम, अभी आप देखते हैं ये जो अभी ये तो आप भी जानते होंगे कि जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं पीछे दिल्ली में, फिसाद हुए, उसके अंदर किस तरह से हम लोगों ने काम किया। पिछला जो साल का लॉकडाउन रहा उसमें भी किस तरह काम किया,
अभी भी जो ये लॉकडाउन चल रहा है इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया है। जी। और यहाँ तक है कि मैं खुद एक क्या कहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो नागरिक सुरक्षा के मेंबर हूँ एक 30 साल से तकरीबन। तो उस वजह से जो इलाके के अंदर इस तरह के हालात बन जाते हैं उसके लिए भी हम लोग सामने आते हैं और पूरा माहौल को साजगार बनाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम भी करते हैं। बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ आपकी रहती हैं, हाइलाइट्स में रहती हैं, हम भी देखते हैं। लेकिन ये जो सोशल एक्टिविटीज़ आप करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, बहुत जगह राशन भी बांटने का कई जगह पे आपका काम हुआ है, तो ये सारा जो फंड होता है ये आपके कोई कुछ लोग मिलकर करते हैं या आप अपने पर्सनल लेवल पर करते हैं, ये किस तरीके से? देखिए, जो मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर पे अगर कोई प्रोग्राम होते हैं तो ज़्यादातर तो पर्सनली खर्च होता है, टोटल अपनी जेब से होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम 5-7 हमारे जो कमेटी के लोग हैं वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं और सब हम मिल के काम कर लेते हैं। और कई जगह आपने देखा होगा कि मेरी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि जो पर्सनली अंसारी फैमिली की तरफ से होती हैं, तो उसके अंदर कोई तंजीम का मसला भी नहीं होता, वो अंसारी फैमिली की तरफ से प्रोग्राम होते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो अपनी सारी जेब से होता है। ये समझ सकते हैं आपके, ये समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो खर्च है वो अपनी जेब का ही होता है, क्योंकि हमारी तंजीम कोई चंदा नहीं लेती जी। किसी तरह का कोई किसी से वो नहीं है कि भाई चंदा लेके तंजीम चलाती है। जितना भी खर्च होता है मीटिंग का हो या कुछ भी हो, वो सब हम लोग अपनी जेब से ही करते हैं। चलिए, ये तो रही आपकी सोशल एक्टिविटीज़ और जो भी आपने समाज के हित में काम किए। अब आप मुझे थोड़ा सा बताइए अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी हॉबीज़ क्या हैं या शुरू से आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट रहा, वो शेयर कीजिए। देखिए, ऐसा है कि हॉबीज़ की बात ये है कि मेरे को सबसे ज़्यादा जो खुशी मिलती है वो लोगों को जोड़ने में मिलती है। अच्छा। इत्तेहाद करने में, लोगों को जोड़ने में, या अगर कोई किसी की परेशानी है तो उसकी परेशानी को हल करने में, मदद करने में, ये एक ज़्यादा तर जो है मेरी लाइफ की वो रही है और हमेशा करता रहता हूँ। इसके अलावा तकरीबन अपने काम के अंदर पूरा दिल लगाना, अपना जो बिजनेस है उसके अंदर पूरा दिन लगाना, इतिहास को पढ़ना, तारीख़ को पढ़ना, उसके बारे में जानकारी अच्छा लेना, तो चाहे अपने हिंदुस्तान की हो या पूरी विश्व की हो या किसी भी मुस्लिम हमारी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनकी हो, तो एक ये भी एक मेरी ज़्यादा ख्वाहिश रहती है कि मैं ज़्यादा जानकारी मुझे मिले और ऐसे लोगों की जानकारी भी लेना चाहता हूँ मैं। ये भी मेरी हॉबीज़ है जो जिन्होंने दुनिया के अंदर कुछ काम किए हैं, तो जैसे मदर टेरेसा हैं, उनके बारे में भी मैं अक्सर मतलब ये पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनके बारे में मालूमात हो, किस तरह उन्होंने हाँ देश की और अपनी कौम की खिदमत की है। तो बाकी ऊपर वाले का करम है और ख्वाहिश है कि भाई जो मक्का और मदीना जो है वो सफ़र वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर वाला कराए और वहाँ के दीदार बार बार होते रहें। तो यही ज़्यादा थोड़ी सी क्या कहते हैं इस तरह की वो रहती है। बाकी फ़ैमिली के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ैमिली बड़ी पुरसुकून है और बहुत खुश हैं और सब मेरे बच्चे जो हैं वो भी सेट हैं और शादियां वगैरह सब हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए परिवार भी ठीक ठाक है, सारा बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी तरह की। तो इसलिए कुछ ज़्यादा ऐसी चाह भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए आगे वो करा जाए। हाँ, इतना ज़रूर है कि भाई अगर ऊपर वाला करे तो पार्लियामेंट जाएं, तो उसमें भी मकसद यही होगा कि भाई जो देश की खिदमत करनी हो, जो जनता की खिदमत करनी हो, उसके लिए काम करना। क्योंकि एक लेवल होता है कि जाके कहीं आदमी वहीं जाके जो बैठ के कर सकता है वो बाहर बैठ के नहीं कर सकता। तो इसी तरह की ये सब चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा कोई ख़ास ऐसे नहीं है। बिजनेस भी थोड़ा बहुत जो है, सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि आदमी को मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है, संतुष्टि होनी ज़रूरी है। आपका जो पैशन था वो आपने अपना प्रोफेशन बना लिया। आपको चाहत थी कि लोगों की सहायता करना, समाज के लिए काम करना, तो अल्लाह ने आपको इसी काबिल कर दिया, इसी चीज़ में कनेक्ट कर दिया। तो चलिए, अब आप मुझे आगे की बात बताइए कि अब आगे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, या लॉकडाउन के बाद हम लोग अब ज़ीरो से उठ रहे हैं। पिछला लॉकडाउन ने बिल्कुल हालत तंगी कर दी थी, इस लॉकडाउन से तो और हालत ख़राब हो गई। तो अब आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए, आगे की प्लानिंग तो यही है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा अपनी जो गवर्नमेंट हैं कि उनको चाहिए कि वो
हमारा जो गरीब तबका है वो इस वक्त ये जो पहले परेशान था उससे ज़्यादा अब परेशान हो गया है इस लॉकडाउन के बाद में जी। क्योंकि पहले वाले लॉकडाउन में ये रहा कि लोगों के पास जमा पूंजी थी, वो उन्होंने क्या कहते हैं इस्तेमाल करी, लेकिन इस बारी उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी और वो बिल्कुल पहले से खाली थे और ऊपर से मार उनको पड़ गई। तो यही हाल हमारे जो बिजनेसमैन हैं, जो हम अपन जो कहते हैं छोटे तबके के जो बिजनेसमैन हैं, जो कारोबारी हैं, तो उनकी हालत भी सेम यही है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को चाहिए कि ये ऐसी कोई पॉलिसी बनाए कि जो गरीब तबका है और जो छोटा कारोबारी तबका है उसको राहत मिले। तो वो जब उनको कुछ राहत मिलेगी तो कारोबार से जुड़ेंगे। अब जैसे अभी तीसरी लहर की बात हो रही है कि तीसरी लहर फिर आ रही है, आने वाली जी, है। बिल्कुल आ रही है। अगर वो तीसरी लहर इसी दौर में आ जाती है तो आप ये समझिए कि फिर जो आने वाला वक्त होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं लोगों को परेशानी का उनके मसाइल में पैदा हो जाएंगे। जो बीमारी तो अलग रही, लेकिन रोटी रोजी का मसला जो है वो ज़्यादा खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी जो राजनीति पार्टियां हैं सब लोग उसको एक तरफ रख के और इस हित के अंदर काम करे, जनता के लिए इसके ऊपर काम करना चाहिए उनको। अब हमारे जैसे लोगों का तो ये है कि बिजनेस आज के टाइम के अंदर मतलब 15 से 20% बिजनेस है। बिल्कुल बिजनेस ही नहीं है। बिजनेस ही नहीं है। जब बिजनेस क्यों नहीं होगा कि लोगों के अंदर डर जब है तो वो सरप्लस जब होता है पैसा मार्केट में तो तभी काम चलता है। जी। वो डर के हमारे लोग निकाल नहीं रहे, जिसके पास है वो दबा के बैठ गए। बिल्कुल। इसलिए जो है मीडियम तबका जो है और गरीब तबका जो परेशान हो गया। जी। तो अब आगे की प्लानिंग तो यही है कि भाई जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके लोगों की मदद करी जाए और किस तरह से हम अपने हिंदुस्तान के लोगों को, अपने देश को कैसे उठाएं। और इसमें ये मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों की, पूरी जनता की ये जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए वो सबको चाहिए कि वो इसके अंदर कहीं ना कहीं जो भी जिस फील्ड के अंदर वो अपना उसमें काम करें। और यही हमारी तमन्ना है कि किसी भी तरह से इस बीमारी का ख़ात्मा हो और फिर वही हिंदुस्तान हमारा जो भारत है वही खुशहाल पहले की तरह से रहे। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय लेकर, आपके बारे में जानकर। तो ऐसी ही न्यूज़ के लिए, ऐसी ही कवरेज के लिए देखते रहिए मेरे साथ फेस टू फेस।